Hi everybody, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो आज के इस वीडियो में एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू क्योंकि आज ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, वो कि हिस्ट्री का वो भी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड उसको पढ़ाने के लिए। एंड जब आप ये पढ़ लोगे ना आज का टॉपिक, इनफेक्ट आपको भी एक्साइटेड फील होने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आपको देखना है, बट अभी इस वीडियो को कर लेते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका इस टॉपिक में जो भी कन्फ्यूजन है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि लास्ट में मैं आपको पहले तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है वीडियो। ठीक है, बट अगली बार से ट्राई करूँगी कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब क्या है भाई, देखो चैप्टर तो पढ़ेंगे बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ मैं। हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड जो भी जैसे आपके पास वीडियो आएगी उसमें जो भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगी, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं उसी टाइम पे उसी वीडियो में एक्चुअली क्वेश्चंस भी करा दूंगी ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। आप जो भी टॉपिक पढ़ो एकदम रट जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए चीज़ें, है ना। 10 बार अलग से कॉपी लेके ना बैठनी पड़े, आपको 10 बार चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े, उस वीडियो में ही एकदम चीज़ें फिट हो जाए माइंड में। बस अभी के लिए क्या करना है आपको, अभी के लिए अपने पास एक बुक एंड एक पेंसिल लेके, मतलब जो बुक आपकी हिस्ट्री की है ना वो, और एक पेंसिल लेके बैठ जाओ भाई। जो बताऊंगी पॉइंट्स उसको अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, ताकि बाद में फिर स्पेशली अंडरलाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद जब चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि 8th में आप जब होते हो ना तो नोट्स आपने इतने ज़्यादा बनाना नहीं सीखे होते हैं, बट व्हेन यू कम इन 9th तो नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नोट्स आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको बनाने हैं नोट्स। एंड 9th 10th में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है कि नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। एंड जो क्वेश्चन आंसर है बुक के वो तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, आप लोग खुद ही कर लोगे जब ये चैप्टर आप फिनिश करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आंसर आप खुद ही कर सकते हो, बट फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी एंड नोट्स के साथ। इतना आ गया समझ में, और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। वीडियो जैसे कंप्लीट होती है तो हर एक वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो आप ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपको लास्ट तक टॉपिक समझ में आए। और इस वीडियो में 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब 6 पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक 5 और 6 छोटे छोटे हैं तो उनको हम एक ही में कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी के टॉपिक को एक एक में कवर करेंगे। इतना आपको आई होप समझ में आ गया हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भी आपको फिर और वीडियोस मतलब प्रोवाइड होंगी आपको, और वीडियोस आपको अच्छे से मिलेंगी। और कोई भी आपको कंटेंट में दिक्कत लगती है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आप फटाक से कमेंट में लिखो। ठीक है, मैं कमेंट देखूंगी और नेक्स्ट वीडियो आपका उसमें रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भाई मत भूलना वीडियो को। चलिए भाई, तो अपना चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब आप लोग कहोगे कि मतलब हम तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ पढ़ के इतना बोर हो गए हैं, अब हमें फ्रांस की हिस्ट्री और पढ़ाने लगे। मतलब फ्रांस की हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ा रहे हो, अब इंडियन हिस्ट्री से एकदम पक चुके हैं पढ़ पढ़ के। 8th तक हमने इतनी सारी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसमें इतनी सारी डेट थी, ये थी। अब इंडियन हिस्ट्री पढ़े कि फ्रांस की और पढ़ने लगे, डबल बोझ रखे अपने पास। तो अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर बच्चों के माइंड में होगा ये क्वेश्चन, इनफैक्ट मेरे में भी था, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ते ही क्यों हैं भाई, हम फ्रांस की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। सी, इसका आंसर सीधा सा ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस टाइम पे हुआ था ना, उस टाइम पे क्या था कि मतलब जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके जो आइडियाज़ थे ये तेजी से पूरे यूरोप में फैल रहे थे। एंड उस टाइम पे क्या था कि अपने इंडिया पे भी इनके आइडियाज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था। अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, काफ़ी ज़्यादा इन उन पर इनके फ्रांस के आइडियाज़ का इम्पेक्ट पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पे भी ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लास्ट में दिया गया, पर मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन आपके माइंड की ख़त्म हो जाए, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करें चैप्टर। तो देखो जैसे कि 2 फ्रीडम फाइटर्स थे, 2 इंडिविजुअल फ्रीडम फाइटर्स। पहले थे राम मोहन रॉय एंड सेकेंड थे टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान तो नहीं आपने सुना ही होगा 8th में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे टीपू सुल्तान, मराठा रूलर। तो जो टीपू सुल्तान थे और जो राम मोहन रॉय थे, खासकर इन पे फ्रांस रिवॉल्यूशन का बहुत अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ा था। तो इस फ्रांस रिवॉल्यूशन ने ना सिर्फ किसी और यूरोप की कंट्री को, इनफैक्ट इंडिया को भी बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया था एक तरीके से।
और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि इसकी वजह से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपनी इंडिया में पढ़ रहे हैं। फ्रांस की थोड़ी सी हिस्ट्री को अपने मतलब इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही एक रीज़न है कि इसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था इसका। एंड इनफेक्ट सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, कंट्रीज जितनी भी यूरोप पे थी सब पे। ठीक है, अभी आप देखोगे कि कैसे फ्रांस ने अमेरिका को भी हेल्प की थी। एंड फ्रांस के जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडियाज़ को बाद में यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला था। कुछ आइडियाज ऐसे थे जिन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फॉलो किया था। तो ये सब आप चैप्टर के अंदर चल के देखोगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना आप। ठीक है, आधी अधूरी छोड़ के मत भाग जाना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है इसमें। पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद मतलब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से आपको। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर हम। चलो भाई, और बोर मत फील करना, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो डोंट फील बोर, क्योंकि कई सारे बच्चों को तो नींद भी आने लगती है इसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, नींद आने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोरी की तरह सुनना है इसको अच्छे से। ठीक है, 14 जुलाई का टाइम था। 14 जुलाई का, देखो ये फर्स्ट आपका जो ये दिया गया, जितना भी फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, यहाँ तक का जितना भी पार्ट है ना, ये वाला आपका इतना पार्ट जो दिया गया है, ये आपकी बुक के 20 से उठा के दिया गया है आपको। बुक के 20 से क्यों दिया गया है? क्योंकि मतलब ये जो भी मतलब पार्ट था, ये एक मतलब कह सकते हैं कि जो फॉल ऑफ बेस्टाइल, इस पार्ट को आप कहोगे, इसका नेम होगा फॉल ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल फोर्ट का टूटना फूटना मतलब गिरना। ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट का डिक्लाइन होना। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल जो था, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स था। क्या था? यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक कड़ी, एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गई थी, कि चीज़ें यहाँ से और बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए इसको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के टाइप यहाँ पे रखा गया। इसका मेन रीजन जो था वो आपको चैप्टर के अंदर पता चलेगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि ये हुआ उसके बाद फिर डायरेक्ट वो कैसे हो गया, है ना, जो बाद में दिया गया है वो कैसे हो गया इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें आप। चलो ओके, 14 जुलाई की बात थी। 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात थी, कि जो सिटी ऑफ पेरिस थी, पेरिस की सिटी, वो स्टेट ऑफ अलार्म में थी। मतलब वहाँ पे खतरे की घंटी बज रही थी। ठीक है, वो क्या थी? वो इन द स्टेट ऑफ अलार्म थी, वहाँ पे खतरे की घंटी बज रही थी। ये देखो, 14 जुलाई, द पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। ठीक है, क्यों? वहाँ पे खतरे की वही घंटी बज रही थी। अब क्यों बज रही थी इसको भी आप जान लो, कि वहाँ पे खतरे की घंटी क्यों बज रही थी। देखो क्या था कि जो सिर्फ आप यहाँ पे एक लाइन को फोकस करना है। ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। द किंग हैड ऑर्डर्ड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। इस पे अभी आप फोकस करो, कि जो राजा था वहाँ का, उसने अपने ट्रूप्स क्या होते हैं? सैनिक, सिपाही। ठीक है, तो अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर किया कि सिटी में जाओ। इस लाइन को देखो, कि किंग हैड कमांडेड हर ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। इतना लाइन देखा आपने? किंग ने तो सिर्फ इतना ही कहा था अपने ट्रूप से कि सिटी में जाओ। क्यों जाओ, ये चैप्टर के अंदर पता चलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, वरना स्टोरी की भाई जो ट्विस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो, किंग ने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि भाई सिटी में जाओ। इतना किंग ने कहा, इतना ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को। बट जो सिटी के अंदर के लोग थे, उनके पास ये अफवाह पहुंची, मतलब उनके पास ये र्यूमर स्प्रेड हुई पूरी सिटी में। पूरी सिटी में ये र्यूमर स्प्रेड हुई, जो पूरा पेरिस था उसमें, कि किंग ने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर किया, किंग ने अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर किया है कि लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दो, लोगों के घरों को जला दो, उन्हें मारना शुरू कर दो, मतलब लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दो। ये एक र्यूमर फैल गई कि किंग हैड ऑर्डर हर ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये कहाँ लिखा है आप कहोगे? तो ध्यान से देखो, बुक में यहीं पे लिखा है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, rumor spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens। ठीक है, लोगों के घरों को जला दो, लोगों के खेतों को जला दो, है ना, और मतलब लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दो, मारना पीटना शुरू कर दो, इस तरीके की हरकतें शुरू कर दो। ये एक र्यूमर फैल गई लोगों के बीच में। पर जो किंग था उसने बस इतना ही कहा था कि सिटी में जाओ पेरिस की। अब क्यों कहा था, रीजन अंदर पता चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब लोगों को ये अफवाह लगी, तो लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब
एकदम से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, किंग हमारे साथ ये कर रहा है तो हम भी किंग पे उल्टे अटैक कर देंगे। उन्हें बात तो पता चल गई, ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सच्ची है कि झूठी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, किंग अटैक कर रहा है तो हमें भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। फिर क्या किया कि कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो थे टाउन हॉल के सामने गैदर्ड हुए जाके। ठीक है, सिटी जो टाउन हॉल था फ्रांस में, पेरिस में सॉरी, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए जाके, और वही सब लोगों ने एक पीपल्स मिलिटिया, मतलब एक लोगों की ही, कॉमन पीपल की ही एक आर्मी को फॉर्म किया। दे फॉर्म्ड पीपल्स मिलिटिया। वेट, ओके, ये देखो। So, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. ठीक है, ये लाइन यहाँ पे है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने फॉर्म कर लिया उसके बाद फिर वो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, किंग पे ही आक्रमण कर देते हैं अपनी आर्मी को फॉर्म करके। अब उन्होंने सोचा कि आक्रमण तो कर देंगे, पर हाथों से तो मारने नहीं लगेंगे एक दूसरे को, मतलब जो किंग के सिपाही हैं उनको हाथों से तो मारेंगे नहीं हम। हाथों से मारेंगे तो हम ही कहाँ बचेंगे। ठीक है, हम 7,000 भी किंग की आर्मी पर मतलब वैसे क्या बोलते हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे किंग की आर्मी का, क्योंकि आर्मी के पास तो हथियार होते हैं पर हमारे पास तो हथियार है नहीं। तो फिर क्या किया उन्होंने, कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो भाई हथियार मिलेंगे ही हमें, हम इसकी सर्च में है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो हमको हथियार मिलेंगे, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया फिर नेक्स्ट, कि जो फाइनली जो ये ग्रुप था पूरा, पीपल मिलिटिया थी, उसमें कुछ सेवरल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल मार्च टूवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ईस्टर्न पार्ट, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में वो लोग जाने लगे, और एकदम तूफान बनकर एकदम कहते हैं ना कि तूफान बनकर एकदम से बरस पड़े उस पे, बेस्टाइल फोर्ट पे। मतलब स्टॉर्म्ड एट दी फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल फोर्ट, मतलब फोर्ट्रेस प्रिजन भी कहा जाता था इसे, क्योंकि एक्चुअली ये जो बेस्टाइल फोर्ट था ये एक जेल भी था। फोर्ट तो था ही, फोर्ट मतलब क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, महल टाइप है ना। फोर्ट तो था पर जेल भी था ये, जिसमें कैदी बंद किए जाते थे। ठीक है, तो क्या क्या लोगों ने इसको, उन्होंने सोचा कि इसमें तो हमें हथियार मिलेंगे क्योंकि इसमें कैदी बंद रहते हैं। तो फिर उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे आक्रमण कर दिया। बेस्टाइल फोर्ट पे आक्रमण किया तो भाई क्या हुआ कि, मतलब किस लिए आक्रमण किया था, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की वर्ड है, होप दे बेस्टाइल। बेस्टाइल पे आक्रमण किया उन्होंने, क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पर वेयर दे होप टू फाइंड होडेड अम्यूशंस, मतलब कुछ हथियार उन्हें मिल जाएंगे इस आशा से। होप्ड मतलब क्या होता है, इस आशा से। ठीक है, तो वेयर दे होप्ड टू फाइंड सम होडेड अम्यूशंस, अम्यूनिशंस वहां पे कुछ मिल जाएंगे, होप टू फाइंड सम होडेड अम्यूनिशंस। ठीक है, इसलिए वहां पे बेस्टाइल फोर्ट पे आक्रमण कर दिया और बेस्टाइल फोर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया। चलो एक पिक्चर दिखा देते हैं, इस बुक में तो आपको देखो क्लियर पिक्चर शायद दिख रही हो, यही पिक्चर है, यहाँ पे पूरा बेस्टाइल फोर्ट टूट रहा है। एक और पिक्चर आपको मैं शो कर देती हूँ, ठीक है, करूँ, ओके, तो शो कर देती हूँ एक और पिक्चर मैं आपको। चलो ये देखो बेस्टाइल फोर्ट पे कैसे आक्रमण हो रहा है, लोग ये देखो यहाँ पे गोली चला रहे हैं, मतलब बेस्टाइल फोर्ट पे है ना, फायर कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो इसे ध्यान से, है ना, ये एक ऐसे करके मारे जा रहे हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स थे। ठीक है, जो मतलब जो वहाँ पे रक्षा कर रहे थे उनकी, ये पिक्चर आपको अच्छे से नज़र में आ रही होगी, है ना। ये देखो धज्जियाँ उड़ रही है बेस्टल फोर्ट की, बिल्कुल तोड़ फोड़ के, मतलब एकदम तहस नहस कर दिया है। देख लिया, चलो ज़्यादा देख लोगे आप लोग फिर, है ना। ओके, फिर क्या हुआ कि वेस्टाइल फोर्ट पे कर दिया आक्रमण उन्होंने, और ओफो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, भाई वेस्टल फोर्ट को तो एकदम अच्छे से तोड़ने की तैयारी बना रखी थी। फिर क्या हुआ कि वेस्टल फोर्ट पे तो कर दिया आक्रमण। उसके बाद जहाँ पे उन्हें मतलब उनकी आशा थी कि उन्हें कुछ हथियार मिल जाएंगे, होल्ड अमेशंस मिल जाएंगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ के कमांडर्स और मतलब लोगों को मारना शुरू कर दिया, और
कुल मिला के उस बेस्टल फोर्ट में 7 कैदी थे, 7 कैदी थे जिन्हें उन्होंने निकाल लिया, प्रिजनर्स जो थे रिलीज हो गए। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि जो बेस्टाइल फोर्ट था वो जितने भी मतलब जनता थी, कॉमन पीपल थे, वो सब उस बेस्टाइल फोर्ट को पसंद नहीं करते, मतलब दे हेट द बेस्टाइल फोर्ट। बल्कि बहुत ही बड़ा फोर्ट था ये बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है। तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसका रीज़न क्या था? इसका एक रीज़न भी था, क्योंकि जो बेस्टाइल फोर्ट था वो खड़ा किस लिए था पता है? किंग की पावर को शो करने के लिए, टू शो द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। इसीलिए बेस्टाइल फोर्ट क्या था? खड़ा हुआ था, है ना। मतलब एक तरीके से बेस्टाइल फोर्ट राजा की पावर को शो करता था, कितना पावरफुल था पावर। जैसे कि हमारे इंडिया में जो पहले किंग्स होते थे वो बड़े बड़े मंदिर, आलीशान मंदिर बिल्ड कराते थे अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, है ना, कि हम कितने पावरफुल हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस में फोर्ट्स बिल्ड कराते थे, ठीक है। तो बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, ये आप कर लो यहाँ पे स्टार मार्क, ठीक है। इट कैन कम, ठीक है, तो मार्क कर लो यहाँ पे स्टार। उसके बाद क्या हुआ कि द फोर्ट जो था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस फोर्ट को। और जो उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, मतलब जो उसके पत्थर वत्थर थे ना, उन सबको लोगों ने दिखा दिखा के, मतलब जो पत्थर थे उनको शो कर करके, दिखा दिखा के कि हमने बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया, इस बेस्टाइल फोर्ट पे हमने जीत पा ली, दिखा दिखा के मार्केट में बेच दिए, ठीक है। मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर एक तरीके से निशानी, निशानी, ठीक है, उसके खत्म होने की, उसके डिस्ट्रक्शन की एक निशानी, ठीक है। हु विश टू कीप दिस सोवेनियर, जिनको चाहिए था कि ये खत्म हो चुका है ना वेस्टर्न फोर्ट, तो टूट चुका है, तो लोगों ने दिखा दिखा कि हमने तोड़ दिया, ठीक है, एक उनकी, इसलिए मार्केट में बेच दिए कि जो भी इसकी निशानी को रखना चाहे, भाई वांट टू कीप दिस सोवेनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वही रखना चाहे, सबको मार्केट में बेच दिए। इनके ईंट पत्थर जो भी स्टोन फ्रेगमेंट्स थे वो सब मार्केट में बेच दिए। और देखो यहाँ इस पैरा में क्या है इम्पोर्टेंट, जो नीचे है, कि जो पेरिस था, जो मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हाई प्रेशर ब्राइड, ये सब आपको अंदर जाने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रही उसको, ठीक है। उसका क्या हुआ, काफ़ी टाइम में जब हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इस चीज़ को देखा ध्यान से, तो उन्हें क्या लगा कि जो ये वेस्टर्न फोर्ट वाला इंसिडेंट था, यहाँ से बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स हुआ है। और इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो ये हम पढ़ेंगे ये एक चेन ऑफ इवेंट्स था। क्या था? चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। और भी डिस्ट्रक्शन हुए इसके बाद, बट यहाँ से एक कड़ी स्टार्ट हो गई थी, कड़ी खाने वाली कड़ी नहीं, मतलब चेन वाली कड़ी एक स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद से बहुत सारे फ्रांस में चीज़ें होती गई आगे, मतलब रिवॉल्यूशन, चेंजेस लाने के लिए, है ना। रिवॉल्यूशन मतलब नए चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, तो और चीज़ें आगे होती गई। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स था। इतना समझ में आ गया? आई होप कि आ गया हो आपको समझ में इतना, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक जो है, मेन पार्ट जो है, पार्ट 1 हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, इसको क्या करना है आपको बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, ओके। तो देखो इसमें क्या था कि जो 1774 में, 1774 जो ईयर थी इसकी बात चल रही है यहाँ पे। आपका टॉपिक क्या है? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1774 की बात चल रही है कि इसमें लुइस 16 ये देख लो, लुइस 16, सॉरी, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि जो लुइस 16 थे ऑफ फ्रेंच ऑफ बर्बन फैमिली, लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग, जो बर्बन फैमिली, मतलब लुइस 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, राजाओं की फैमिली कह सकते हो उसे, कि इनके पहले पापा थे, फिर पापा के पापा मतलब दादाजी, और फिर और हो गए, मतलब इस तरीके से चेन चली आ रही थी, है ना। पहले दादा बने, फिर पापा, फिर जो उसके सन थे वो, तो इस तरीके से मतलब राजाओं की फैमिली एक तरीके से कह सकते हो। तो बर्बन फैमिली के थे लुइस 16, जिन्होंने फ्रांस के ताज को बाद में संभाला। ईयर कौन सी थी? 1774। ईयर को ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती ध्यान रखना इसको, ठीक है। ईयर्स को तो बहुत मेन है कि इसमें भाई ध्यान रखो आपसे, ठीक है। तो 1774 में क्या हुआ? लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली, ऐसे कनेक्ट करो आप। देखो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊँ इस चीज़ को,
लेट्स कनेक्ट इट। ओके देखो, अगर हम इसे कनेक्ट करें तो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। ओके, 1774, ठीक है। आप एरो बना लो। लुइस 16, ओप्पो यहाँ पे 16 आ नहीं पाएगा ये, चलो मैंने ऐसे कर दिया। लुइस 16, फैमिली कौन सी थी? बर्बन फैमिली, BOURBON। इस बर्बन को अपना बिस्किट मत समझ लेना, बर्बन फैमिली वाला फैमिली है ना। लुइस 16 वाली बर्बन की, लुइस 16 जो थे वो किसके कहाँ के थे? बर्बन फैमिली के थे, ठीक है। बिलोंग्स टू बर्बन फैमिली। तो 1774 में ये फोर छूट गया यहाँ पे, ठीक है। लुइस 16 किसके कहाँ के थे? वो बर्बन फैमिली के थे, ठीक है, बर्बन फैमिली के। और फिर क्या किया भाई? बर्बन फैमिली के थे, ये डाल दो ऐसे, 1774 लुइस 16 बर्बन फैमिली। मैं यहाँ पे सिर्फ बर्बन डाल ली, बर्बन, ठीक है। फैमिली याद रखना आप लोग, बर्बन फैमिली। फिर डालना है यहाँ पे आप लोगों को है असेंडेड, ऐसे आपको पूरा याद रहेगा। असेंडेड दी थ्रोन ऑफ फ्रांस, याद रहा ऐसे, ठीक है। पहले क्या हुआ? 1774 ईयर की बात है, लुइस 16 नाम का आप अभी तो नहीं जानते बर्बन फैमिली का है, ठीक है। तो लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली, असेंडेड दी थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब आप यहाँ पे बर्बन फैमिली के बाद डाल भी सकते हो कि बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड दी थ्रोन ऑफ फ्रांस, या फिर डायरेक्ट यही डाल दो इतना कि 1774। ये देखो यहाँ पे ये 1774 डला हुआ है। 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ भाई? लुइस 16 ने असेंड तो कर लिया थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब जिस मतलब जब किया था तब लुइस 16 सिर्फ, यहाँ पे फिर से मैं डाल ली यहाँ पे लुइस 16 सिर्फ 20 ईयर्स के ही थे, सिर्फ 20 ईयर्स के थे जब उन्होंने फ्रांस की गद्दी को संभाला था, ठीक है। तो लुइस 16 के देंगे 20 ईयर्स के थे। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट कि 20 ईयर्स में ही उनकी शादी हो गई। शादी किससे हुई? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, AUSTRIAN, है ना भाई। कहीं पे मैं लिखूँ स्पेलिंग गलत है, प्लीज डोंट माइंड दैट, ठीक है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया एंटोइनेटे, नेम क्या था इनका? मारिया, वेट, ओके। तो नेम था इनका भाई क्या? मारिया एंटोइनेटे। मारी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मारी एंटोइनेटे, ठीक है। लुइस 16 कितने के थे? 20 ईयर्स के थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने फ्रांस की गद्दी को संभाला था। और 20 ईयर्स में इनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। उनका नेम क्या था? मारी एंटोइनेटे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप कि आ गया हो। अब क्या हुआ नेक्स्ट? जब लुइस 16 का सेशन हुआ थ्रू लुइस 16, तो मतलब क्या होता है, राज दरबार लगते हैं ना, मतलब जब राजा वही बनता है ना। तो क्या हुआ कि अपॉन हिज सेशन, उनके टाइम पे क्या देखा उन्होंने कि उनकी जो ट्रेजरी थी, भाई राज्य चलाना है आपको तो आपको धन भी चाहिए होगा, पैसा भी चाहिए होगा, है ना। तो अब जो उनकी ट्रेजरी थी वो तो खाली थी बिल्कुल। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो उनकी ट्रेजरी थी वो क्या थी? बिल्कुल एम्प्टी थी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि उसके बाद मारी इंटरनेट के बाद लिखोगे आप अपॉन अपॉन हिज अपॉन हिज असेशन अपॉन हिज असेशन
ऐसे लगा लो। ये एरो की जगह जब आप पूरा लाइन में लिखोगे तो आप लिखोगे ही फाउंडेड अपॉन हिज असेशन एम्प्टी ट्रेजरी, लिख दिया मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है। बट आप क्या लिखोगे पूरा, अपॉन हिज असेशन ही फाउंडेड एम्प्टी ट्रेजरी। आपकी बुक का ये पूरा, ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी। आगे समझ में? फाउंड व्हाट, एम्प्टी ट्रेजरी, फाउंडेड एम्प्टी ट्रेजरी, उसे खाली तिजोरी मिली। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। और वो क्या बनेगा कि इस एम्प्टी ट्रेजरी के खाली होने के कारण क्या थे, मतलब रीजंस क्या थे। आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, अभी आपको रीजंस पता नहीं है इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तो इस एम्प्टी ट्रेजरी के रीजंस क्या थे, अब क्या रीजंस हो सकते हैं, चलो उन रीजंस को भी हम देख लेते हैं फटाफट से। ओके, अब देखो उन एम्प्टी ट्रेजरी होने के रीजंस ये थे कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था वो ये था कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। अब आपको कि वर्सेल्स क्या था भाई, अभी तुमने पैलेस ऑफ वो फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल के बारे में सुना ही था, अभी वर्सेल्स कौन सा नया पैलेस आ गया भाई। फ्रांस के लोग थे ना, उनको पैलेस बनाने में पता नहीं कितना शौक था, बहुत शौकीन थे भाई पैलेस और बड़े बड़े महल बनवाने में, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि ट्रेजरी का एक मतलब खाली होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स पे जो पैलेस था ना उसको मेंटेन करने में ढंग से पैसा चला जाता था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एग्रीमेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। ओके, अब देखो ये इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स की ना एक पिक्चर मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है, एक पिक्चर आपको शो करती हूँ। काफ़ी बड़ा पैलेस था, जब आप देखोगे इसका कोर्ट कैसा था, मतलब कोर्ट मतलब जो दरबार था ना, वो जो दरबार था उसको ही मैनेज करने में ढंग से पैसा चला जाता था, ठीक है। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको पिक्चर, मैंने यहाँ पे पिक्चर ली हुई है। ओफो, ओके, ये देखो ये तो वेस्टाइल की है, ये देख लो, ये कोर्ट है किसका, वर्सेल्स का, पूरा ये कोर्ट वर्सेल्स का है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसको मैनेज करने में ढंग से पैसा चला जाता था। फिर ये पूरा वर्साइल्स जो है ना बाहर का पूरा लुक है इसका, ये और एक ये मतलब है पूरा एक ही, काफ़ी बड़ा है ना तो फिर पार्ट बाई पार्ट है इसका, ठीक है, देख लिया। अब तो आई होप कि ये पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा। क्या है पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एनग्रीमेंट कोड। कीवर्ड्स कुछ याद रखना, क्योंकि फिर आप अपने वर्ड्स में इंग्लिश बना के लिख देते हो, वो वहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं आपके, है ना, कहीं ना कहीं आंसर मार्क्स कट जाते हैं। तो क्या कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एनग्रीमेंट कोड एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। फटाफट से इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, खींच लो एक आई मीन ये जो दिया गया है इसको अंडरलाइन कर लो आप। मैंने यहाँ पे कट कर दिया इसको, सॉरी। ओके, देख लिया। उसका नेक्स्ट रीजन क्या है, नेक्स्ट रीजन क्या है, अंडर लुइस 16 के अंडर में, अब क्या अंडर में, सी अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब आपको कैसे क्या मतलब था, मतलब लुइस 16 का जब राज था तो उस टाइम पे फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प की थी, हेल्प इसलिए की थी टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी। अब आपको इस कॉमन एनिमी का मतलब क्या था, तो कॉमन एनिमी का मतलब ये था कि फ्रांस का एनिमी भी ब्रिटेन, फ्रांस का जो एनिमी था वो ब्रिटेन था, फ्रांस का, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस, और अमेरिका का भी। तो जब फ्रांस का भी था और अमेरिका का भी था, ब्रिटेन एनिमी कॉमन एनिमी था, ठीक है, तो हो गया ना कॉमन एनिमी, दोनों का एक ही एनिमी, कॉमन एनिमी था दोनों का। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प इसलिए की थी ब्रिटेन को हराने के लिए, ठीक है।
ओके, अब क्या हुआ, अब देखो। ओके, तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आपका है पार्ट वो है कि जो वॉर थी, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई पहले, लुई 16 से पहले भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी थी फ्रांस में। तो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि लड़ाई में हजारों करोड़ों सैनिक होते हैं, है ना। अब उनका पेट भरने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। तो फिर जो फ्रांस का जो बजट था, जो पैसा था, वो सारा इन वॉर्स में चला गया, सब चला गया वॉर में। अब क्या हुआ देखो, लुई 16 ने पहले तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर दी। खुद की जेब में पैसा है नहीं, दूसरों को हेल्प करने के लिए चले हैं भैया, है ना, कि मेरा नेवी ब्रिटेन, तुम्हारा भी ब्रिटेन, तो हम दोनों का ब्रिटेन नहीं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देना और ब्रिटेन को मार दो। पहले खुद के पॉकेट में तो झाँक के देख लो एक बार कि पैसा है कि नहीं है, तब तो दूसरों की हेल्प करो जाके। पर कर दी हेल्प, ठीक है, मानी नहीं, नहीं मेरा दोस्त है, मुझे तो हेल्प करनी है। पहले देख तो लेते खुद की पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, तभी तो हेल्प कर सकते थे, है ना। अब पैसा बचे ही नहीं, और ऊपर से जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी थी फ्रांस में, उन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ कि बिलियन, अच्छा लीव्र क्या होता है, जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बिलियन लीव्र, बिलियन तो पता है आपको, पैसे, है ना। तो अब ये लीव्र क्या होता है, लीव्र जो थी ना, करेंसी थी उस टाइम पे फ्रांस की, क्या थी, फ्रांस की करेंसी थी, ठीक है। उस टाइम पे लीव्र फ्रांस की करेंसी थी, और ये डिसकंटिन्यूड हुई थी 1794 में। कब हुई थी, 1794 में। आपके साइड में ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में देख लेना आप, ये देखो, देख लिया, डिसकंटिन्यूड इन 1794, द यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ कि जो वॉर हुई थी फ्रांस में, उन्होंने क्या ऐड कर दिया, बिलियन ऑफ लीव्र टू डेब्ट। डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्जा, मतलब आप सोच सकते हो कि बिलियन लीव्र से भी ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था फ्रांस के ऊपर। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि और बढ़ता गया, और राइज हो गया 2 बिलियन, 2 बिलियन कर्जा चढ़ा था फ्रांस के ऊपर। अब क्या हुआ, जो लैंडर्स जिन्होंने स्टेट को, जिन्होंने फ्रांस की स्टेट को क्रेडिट दिया था, जो पैसा दिया था, वो अपने पैसे को वापस चाह रहे थे, वो कह रहे थे हमें पैसा चाहिए वापस, और ऊपर से पैसा चाहिए था वापस, और 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन लगा के पैसा ले रहे थे। अब ऐसा करोगे तो पहले भी तो कुछ है नहीं, जो बचा कुछ है वो सारा दे दिया, अब बचा क्या, फ्रांस के पास कुछ भी नहीं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है कि देन बिलियन ऑफ लीव्र डेब्ट हैज ऑलरेडी राइज टू more than 2 billion livres. Lenders who gave this credit now begin to charge 10% interest on loan. Now, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget. जो बजट था उसके पास, उसे उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट में लगा दिया, ठीक है। अब और क्या नेक्स्ट रीजन था, फ्रांस के कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, और भी कुछ डिफरेंट खर्चे थे ना फ्रांस के, उनको मैनेज करने में भी पैसा और ख़त्म हो गया। टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब कितना ज़्यादा पैसा था फ्रांस के पास, और ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ख़त्म हो गया। सो क्या था कि टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने में, कोर्ट को मेंटेन करने में, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस को भी चलाने में पैसा खर्च होता है, यूनिवर्सिटीज़ को भी चलाने में खर्च होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट ही देगी पैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हो गया ख़त्म, ठीक है। और जो और यही सब रीज़न है जिसकी वजह से क्या हुआ कि लुई 16 को टैक्सेस को इम्पोज करना पड़ा, टैक्सेस को और इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप जो पॉइंट्स है इनको कर लेना अंडरलाइन, स्टार मार्क कर लेना या लिख लेना, बट नोट्स में आपको भेज दूंगी, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात है नहीं। फिर क्या हुआ कि जो लुई 16 थे उन्होंने टैक्सेस को और इम्पोज कर दिया, इंक्रीज कर दिए टैक्सेस, ठीक है, स्टेट पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओके चलो। उसके बाद जो था नेक्स्ट जो हुआ कि जो टैक्सेस इंक्रीज किए थे, अब इस टैक्सेस इंक्रीज करने में एक और दिक्कत
दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई कि जो राजा था और जो उसके मिनिस्टर्स थे, ठीक है। अब मतलब अभी आप जो ये टॉपिक समझोगे इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो है क्या एक्चुअली चीज़? वो ये चीज़ है, उसको मैं आपको एक्चुअली बोर्ड पे समझाती हूँ ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए फिट, ठीक है। बुक में लिखा तो है, आपके में टेबल दी गई है, बट फिर भी एक बार उसे समझा देती हूँ बोर्ड पे, ठीक है। चलो, ओके। देखो भाई क्या हुआ, वैसे यहाँ पे ले रही, चलो। फ्रांस जो था तीन थ्री स्टेट्स में डिवाइड था। आपको कि स्टेट्स क्या होते हैं, मतलब जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना, वो तीन भागों में, तीन हिस्सों में बटी हुई थी। आपको कि ये तो हमने अपने इंडिया में भी कहीं ना कहीं सुना है, सुना नहीं है, देखा भी है, पढ़ा भी है। क्लास 6 10 आई थिंक, जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसमें आपने आई थिंक पढ़ा भी है ना, कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो 4 हिस्सों में, 4 भागों में थी डिवाइडेड। तो फ्रांस की 3 में थी, फ्रांस की 3 में थी, है ना। एक सेकेंड रुकना, ओके। तो देखो, इस फ्रेंच सोसाइटी जो थी, मैंने बताया 3 टाइप्स में डिवाइडेड थी। जैसे कि इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी कैसे जो डिवाइडेड थी, मतलब इंडियन सोसाइटी थी वो कौन से 4 चीज़ों में डिवाइडेड थी, मतलब जो 4 पार्ट से किसमें डिवाइडेड थी। पहला था ब्राह्मण्स, दूसरा क्षत्रियास, एंड तीसरा था आई थिंक वैश्यास एंड शूद्रास, है ना ये। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी थी। वैसे ही फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो भी डिवाइडेड थी, फ्रांस की सोसाइटी। अब देखो, जो मतलब उसके नेम में लिख के यहाँ पे शो कर रही हूँ कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड थी फ्रांस की सोसाइटी, ओके। फर्स्ट जो सोसाइटी थी वो ईस्ट स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ईस्ट स्टेट। फ्रांस की सोसाइटी ईस्ट स्टेट में डिवाइडेड थी, ठीक है। इस वर्ड ईस्ट स्टेट को ध्यान रखना। पहला ईस्ट स्टेट जो था, फर्स्ट ईस्ट स्टेट, मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके लिखूंगी, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगी मैं। तो जो फर्स्ट ईस्ट स्टेट था वो कौन सा था, फर्स्ट ईस्ट स्टेट वो था क्लर्जीज का। किसका था, क्लर्जीज, CLERGY, क्लर्जीज का। अब जो सेकेंड स्टेट था, सेकेंड स्टेट किसका था, नोबिलिटी का। मैं ये समझाऊंगी भी क्या होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट था वो खुद ही में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला जो था वो था बिग बिजनेसमैन का ग्रुप, एक तरीके से बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेस, ओके, BUI, वेट, यहाँ पे गलत हो गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट आपने देख लिया किस में डिवाइडेड था, यहाँ पे थर्ड स्टेट में डाल देती हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेट, ठीक है। अब देखो, बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिग बिजनेसमैन होते थे वो, SINESSEMEN, बिग बिजनेसमैन। पीजेंट्स, सॉरी, वो क्या क्या होता रहता है भाई ये। नेक्स्ट जो था बिजनेस एंड मर्चेंट्स हो गए, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, है ना, मर्चेंट्स को व्यापारी बोलते हैं, तो मर्चेंट्स हो गए। उसके बाद कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट में जो काम करने वाले कोर्ट ऑफिशियल्स थे, राजा के दरबार में, या फिर मिनिस्टर्स बोलो, कोर्ट ऑफिशियल्स को मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लॉयर्स होते थे, ये सब थर्ड स्टेट के फर्स्ट पार्ट में आते थे। बिग बिजनेसमैन, सेकेंड मर्चेंट्स, थर्ड मिनिस्टर्स बोलो या फिर कोर्ट ऑफिशियल्स बोलो, फोर्थ कौन से होते थे, लॉयर्स होते थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो था थर्ड स्टेट का, वो कौन सा था, पीजेंट्स और आर्टिशंस, एक मिडिल क्लास, आप मतलब बोलो कि कॉमन थे, ठीक है, मिडिल थे, एक लेवल पे थे, ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर, या फिर ना ज़्यादा एजुकेटेड या ना का बहुत ज़्यादा कम, मिडिल में थे वो लोग, ठीक है। वो क्या थे, पीजेंट्स,
एंड additions peasants एंड artisans, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थे, जो मतलब बिल्कुल नीचे गिरे हुआ, बिल्कुल लास्ट में जो था, वो स्मॉल पीजेंट्स थे। स्मॉल मतलब स्मॉल पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, या फिर आपको कि जो मतलब किसी भी वी कैन से कि किसी भी लेवल के नहीं थे वो। सर्वेंट्स बोल लो, राजा के जो सर्वेंट्स होते थे वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सब इनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब थे ये लोग, ठीक है। छोटे मोटे पीजेंट जिनके पास थोड़ा बहुत आ जाए, पैसा तो आ जाए खेती वेती से, वरना वो भी नहीं। स्मॉल पीजेंट्स हो गए, ठीक है। लैंडलेस लेबर हो गए, जो लैंडलेस थे, जिनके पास खुद का लैंड नहीं था, लैंडलेस लेबर, ठीक है। और पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे, जो सर्वेंट्स होते थे। अब जो ये टेबल है ये आपकी बुक में दिया गया है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स, चलो इतना हो गया आपके पास। अब देखो, एक टर्म है फ्यूडल सिस्टम। इस टर्म का मीनिंग समझ लो, फिर जब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे उसमें मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी। फ्यूडल सिस्टम का एक्चुअली आप मीनिंग समझ लो पहले, ठीक है। मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर चैप्टर में जाके एक्चुअली बताऊंगी कि मैंने ये क्यों बताया था आपको। फ्यूडल, FEUDEL, फ्यूडल सिस्टम। इस फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें जो लैंड ओनर्स होते थे या फिर लैंड होल्डर्स होते थे, ठीक है। जो लैंड होल्डर्स होते थे, लैंड होल्डर्स, वो क्या करते थे, लैंड होल्डर्स वो टीनेंट्स को अपना लैंड देते थे, टीनेंट्स को अपना लैंड दे देते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट दे दिया, किसे देते थे, टीनेंट्स को दे देते थे, मतलब लैंड दे दिया। अब एक्सचेंज में कुछ लेंगे, तो एक्सचेंज में वो वफादारी, वी कैन से कि व्हाट वी कैन से, लॉयल्टी, यस, जो आपके बुक में है ये वर्ड, लॉयल्टी एंड सर्विसेज ले देते हैं टीनेंट से इस लैंड के बदले में। कहते थे कि भैया हमें तुम्हारी पूरी की पूरी वफादारी चाहिए और सर्विसेज, तुम्हारा सर्विस चाहिए हमें, ठीक है। लैंड, लॉयल्टी एंड सर्विसेज, आगे समझ में। ये था क्या, फ्यूडल सिस्टम, जिसमें लैंड होल्डर्स। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो ऐसे हो सकती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी कि इट इज़ अ सोशल एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन द फ्रेंच सोसाइटी इन विच लैंड होल्डर्स प्रोवाइड द लैंड्स टू द टेनेंट्स and in exchange loyalty and services from them, and in exchange takes loyalty and services from them। इतना आ गया आप लोगों को समझ में, आई होप कि आ गया हो समझ में। चलो, अच्छा ये इतना वाला समझ में आ गया, फीडर सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब चलो, अब आपको आगे समझाने में दिक्कत नहीं होगी। चलो, फ्यूडल सिस्टम, देखो मैंने ये फ्यूडल सिस्टम आपको क्यों समझाया था, ओके। अब देखो, जो सोसाइटी थी, यहाँ पे देखो, ओके, जो आई मीन जो टैक्स राजा ने इम्पोज किए थे, मैंने स्टेट समझाया आपको। तो इन तीनों स्टेट में जो क्लर्जी होते थे वो कौन होते थे, जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स होते थे, उनके यहाँ पे क्लर्जीज होते थे। क्लर्जीज हो के चर्च के लोग होते थे, ठीक है, जो चर्च में काम करते थे। और लॉयल्टी मतलब राजघराने वाले लोग या फिर मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स हो गए, तो ये सब लॉयल्टी में आते थे, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट होगी उसमें आपने देख लिया, थर्ड स्टेट खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड और मतलब बिल्कुल लास्ट में जो कुछ भी नहीं होता था उनके पास वो, ठीक है।
तो ईस्ट आपने समझ लिया। अब जो टैक्स राजा ने इम्पोज किए, इसमें दिक्कत क्या आई थी कि जो टैक्स थे ना लॉयल्टी पे करती थी, ना ही क्लर्जीज पे करते, ना फर्स्ट और सेकेंड ईस्टेट के पास कोई बोझ नहीं था टैक्स पे करने का। सारा बोझ रख देता जो किंग था उसने थर्ड ईस्ट के ऊपर रख दिया था कि आप टैक्स को पे करोगे। ठीक है, क्या रख दिया था कि यू विल पे दी टैक्स, आप टैक्स पे करोगे। आगे समझ में भाई? कोई भी दिक्कत हो फटाफट से कमेंट में लिखना, ठीक है? तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपने जाना कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, और जो वो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती थी, मतलब वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी। तो इसीलिए मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम समझाया था, क्योंकि जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स थी ना, दैट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडल एज। आप देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओल्ड रेजिम। अब ये ओल्ड रेजिम क्या है? ये एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है सोसाइटी या फिर इंस्टीट्यूशन फ्रांस का बिफोर 1789, मतलब बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आप इसे कह सकते हो। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके पेपर में ज़रूर आएगा, या तो टिक द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है? आप इसको 2 वेज में याद रख सकते हो। ओल्ड रेजिम was term used to describe the French society before 1789 या फिर बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। मैं पूछती जा रही हूँ, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। नहीं आता है कमेंट में लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ कवर करूँगी आपकी। ठीक है, आप फटाफट से कमेंट में लिख दो उसको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूँगी। ठीक है, ओके। अब देखो, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें 90%, 90% जो थे ना, 90% जो थे वो पॉपुलेशन किसकी थी पता है? पीजेंट्स की थी, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कॉमन पीपल, उनकी थी। और 90% पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की या फिर थर्ड स्टेट के लोगों की। पर जो स्मॉल नंबर ऑफ लैंड था वो किसके पास था? इन पीजेंट्स के पास, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनके पास बहुत कम लैंड था। मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके पास लैंड बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम था। और जिनकी पॉपुलेशन ना के बराबर को कम है, मतलब उनके पास बहुत सारा लैंड है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो क्लर्जी और जो मुनाक थी, उन जो आई मीन क्या बोलते हैं उसको, नोबिलिटी, उसकी पॉपुलेशन पता है कितनी थी? 60%। पर सबसे ज़्यादा लैंड पता है किसके पास था? नोबिलिटी और क्लर्जीज के पास। और साथ में थर्ड ईस्ट के कुछ अमीर लोग, कुछ एजुकेटेड लोगों के पास था। मतलब जो पीजेंट थे उनके पास बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ लैंड था। ठीक है, अब क्या हुआ? वही यहाँ पे देखा कि जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट्स के क्लर्जीज और नोबिलिटीज, वो प्रिविलेजेस को, सर्टेन प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे जन्म से ही। उनके जो एक तरीके से आराम थे, प्रिविलेजेस थे, ठीक है, उनको स्पेशली जो अधिकार मिलते थे उनको वो जन्म से ही एंजॉय करते थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज वी कैन से पेइंग टैक्सेस जो था ना, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकेंड था उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। टैक्स पे कौन करता था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। ठीक है, ओफो, ठीक है, तो टैक्स पे कौन करता था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। तो जो नोबिलिटी और जो क्लर्जी थे उनको पे नहीं करना पड़ता था, ये भी एक प्रिविलेज थी उनके लिए। तो सबसे वी कैन से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी इनमें से वो थी एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट। और जो नोबल्स थे और भी मतलब प्रिविलेजेस थी उनकी, फ्यूडल प्रिविलेजेस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑल्सो। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, मतलब ये फ्यूडल ड्यूज भी इंक्लूड कर देती। और क्या था कि विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, और ये कई सारा सामान जो था पीजेंट से लेते थे, है ना? जो भी मतलब ये लोग काम कराते थे, जो मतलब नॉबल्स थे वो एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को,
और इसमें से फेडरल ड्यूज भी होती थी, मतलब जो टैक्सेस नॉबल्स और जो क्लर्जीज थे उन्होंने लगा रखे थे लोगों लोगों के ऊपर, तो वो ड्यूज भी वो लेते थे, तो ये भी उनके लिए एक प्रिविलेज हो गई, प्रिविलेजेस। Peasants were obliged to render services to lead to works in his house and fields. जो peasants थे उनको ये ओब्लिग किया जाता था, मतलब कि वो रेंडर सर्विसेज कर ले, ठीक है। और ये क्या था कि जो वेट फॉर वाइल, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। वो और जो लॉर्ड थे वहाँ के, ठीक है, सर्विसेज टू लॉर्ड मतलब रेंडर सर्विसेज लॉर्ड्स को भी प्रोवाइड कराएं जो वहाँ के होते थे। टू वर्क इन दी हाउसेज एंड दी फील्ड्स, उनके हाउसेज फील्ड्स में वर्क करें, या तो आर्मी में पार्टिसिपेट करें, मतलब आर्मी में हिस्सा लें, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेट करें किसमें, बिल्डिंग रोड्स में। ये किसे किए गया था यहाँ पे, ओके। हम्म जो चर्च था वॉज टू एक्सट्रैक्टेड इन शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ। जो चर्च था ना वो वहाँ पे एक तरीके का टैक्स लगता था, उसको बोलते टिथ, टिथ पीजेंट्स के लिए। और फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे दी स्टेट, आई मीन जो टैक्स था वो। और दीज इंक्लूडेड एज डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड टेल्स ऑल्सो। और ये डायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे जैसे कि टेल होता है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कैसे, डायरेक्ट मोनार्क को देना, डायरेक्ट किंग को देना, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, मतलब जो कि आज किसी सामान पे लोगों ने पैसे दिए और उस पे उस सामान पे टैक्स लग जाते थे, ठीक है। तो क्या था, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जैसे कि अभी भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो कुछ टाइप्स के टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, तो सामान लेते हैं, उसके बाद जो दुकानदार होता है उसको पैसे मिलते हैं, बट टैक्स तो दुकानदार से भी लगता है ना, तो वो उनमें से पैसे दे देता है, तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना। हो गया इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इस तरीके होते थे इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नया टॉपिक क्या है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने में स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल था, स्ट्रगल टू, ओके। तो देखो इसमें क्या था कि जो पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। एक तो इतने ज़्यादा टैक्स हाई पे करने पड़े थे लोगों को, ऊपर से जब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी वहाँ की, है ना। सब लोग एकदम, मतलब नींद नहीं आ रही है तो पहले जाग जाना एकदम से, है ना, मतलब जाग जाओ, पहले सुन लो अच्छे से, बोरिंग फील मत करना इसको समझने में, क्योंकि ये आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो क्या था कि जो स्ट्रगल टू सर्वाइव में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो रोज हुई, वो बढ़ गई। फ्रांस की पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ गई। अब इस मतलब कैसे बढ़ी, यहाँ पे देखो आपको पॉपुलेशन की परसेंटेज एंड ईयर दी गई है कि 23 मिलियन थी वो 1715 में, मतलब जो 1715, देखो मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, 1715 जो थी ना, इसमें पॉपुलेशन पता कितनी थी, 23 मिलियन। 23 मिलियन पॉपुलेशन थी 1715 में, कितनी थी, 23 मिलियन। रिपीट, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट करते जाओ भाई ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो कितनी थी, 23 मिलियन थी 1715 में, बड़ी कितनी फिर आफ्टर 1715, 17 ओके 1789 में, 1789 में, 1789 में जाकर इसकी पॉपुलेशन पता है 28 मिलियन हो गई। सोच सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई अचानक से पॉपुलेशन। 1715 में कितनी थी, 23 मिलियन। 89 में कितनी हो गई, 28 मिलियन। कितनी हो गई, 28 मिलियन। ऐसे याद रख लो आप, 1789 आ जाए ना यहाँ पे तो 89 में 8 आता है, मतलब 28 मिलियन हो गई होगी, और 1715 में 23 मिलियन थी, ठीक है। तो 1715 में थी 23 मिलियन, बाद में हो गई कितनी, 28 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट, अब इससे क्या हुआ कि जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई,
तो जो फसल जो वहाँ की जो मतलब फूड ग्रेन्स थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। उनकी डिमांड क्या बढ़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ी। मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, पर जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था ना, वो बहुत ही कम था। तो यू कैन से कि जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था जितनी की डिमांड बढ़ रही थी लोगों की। मतलब जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था ना, ये देखो, जो प्रोडक्शन था वो कम था, जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो था वो कम था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था सफिशिएंट। सो और जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। ओके, यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद दी डिमांड, मतलब दोनों में बन नहीं पा रही थी कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब जब इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, तो जो प्राइस थे ब्रेड के, आपको कि ब्रेड के प्राइस क्यों बढ़ रहे थे? तो देखो, हमारे यहाँ पे तो ब्रेड एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, मतलब मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली किसी को तो नहीं मिली। बट फ्रांस में वो एक स्टेपल फूड थी, वो मेजोरिटी डाइट थी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, दाल मिल जाए, अगर कोई बहुत ज़्यादा पुअर पीपल है, मतलब या फिर सफिशिएंट खाना नहीं मिल पा रहा है, तो दाल रोटी चावल बस इतना मिल जाए, या दाल रोटी मिल जाए। ठीक है, पर वहाँ पे ब्रेड कंपलसरी थी, वहाँ का स्टेपल फूड ही ब्रेड था। तो भाई ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ा दिया, क्योंकि डिमांड जो थी प्रोडक्शन की कम हो, जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, और जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। तो अब जब डिमांड बढ़ी तो फिर प्राइस ऑब्वियसली बढ़ने थे, तो प्राइस बढ़ा दिए, है ना। और जब ब्रेड के प्राइस बढ़े तो मतलब वो तो स्टेपल फूड था वहाँ का। ठीक है, रोज़ रैपिडली, इसकी वजह से ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए रोज़ रैपिडली। और क्या हुआ कि जो कई सारे वर्कर्स थे ना, जो कि दुकानों पे काम करते थे, या फिर लेबर्स जो थे वर्कशॉप पे जो काम करते थे, उनका जो वेजेस था, उनकी जो वेजेस थी वो कम कर दी, कि वो डिक्रीज कर दी, सॉरी मतलब फिक्स कर दी, डिक्रीज नहीं, फिक्स कर दी उनकी वेजेस। ठीक है, तो जो वेजेस थी उनकी क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। वेजेस मतलब जो सैलरी होती थी, जो उन्हें सैलरी मिलती थी, वो फिक्स कर दी गई, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतनी ही मिलेगी तो इतनी मिलेगी बस। ठीक है, वेजेस क्या थी, फिक्स कर दी गई। अब क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ कि जो पुअर और जो रिच पीपल थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा गैप बढ़े, दूराइयाँ बढ़ी उनमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा इसके बीच में। क्या हुआ, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, और ज़्यादा बढ़ा। थिंग्स बिकम वर्स एंड वर्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही थी फ्रांस उस टाइम पे। फ्रांस की कंडीशन जो थी ना, बिल्कुल बर्बाद हो रही थी, बहुत ज़्यादा वर्स एंड वर्स कंडीशन आ रही थी, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी वहाँ की, बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल बर्बाद। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि फ्रांस में एक मतलब भुखमरी, वीकेंड से भुखमरी आई, ड्रॉथ आई। क्योंकि जब चीज़ें ख़राब हो रही थी तो इससे क्या हुआ कि जो हार्वेस्ट थी वो रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब इससे हार्वेस्ट रिड्यूस होने से क्या हुआ, फ्रांस में ड्रॉथ आई या भुखमरी आई, मतलब उसने क्या किया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस ला दिया फ्रांस में। अब ये वर्ड सुनने में आपको कंफ्यूज कर जाएगा कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वी कैन से एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स भी उनको नहीं मिल पा रही थी, बेसिक नीड्स भी जो थी ना लोगों की, वो खतरे में थी, एक ऐसी कंडीशन। ये देखो, सिचुएशन मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है आपको बॉक्स में, न्यू वर्ड्स वाले में। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, खतरे में थी। ठीक है, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं मिल पा रही थी।